जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम है जो साजिश, बेशुमार दौलत और संगीन जुर्म का सिनोनिम बन गया है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की कहानी के बारे में हम असल में जानते क्या हैं? आज हम इसी शोर और अफवाहों से पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि सच क्या है और फसाना क्या। और यहीं से वो सवाल उठता है जो अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देता है, वो कुख्यात एप्स्टीन लिस्ट। आखिर कौन है इस लिस्ट में, और क्या क्या ये लिस्ट सच में है भी? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, ऐसी कोई एक सीक्रेट लिस्ट नहीं है। जी हां, हकीकत असल में टुकड़ों में बिखरी हुई है, कोर्ट के दस्तावेजों में, गवाहियों में, सबूतों में। और आज हम उन्हीं टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस आदमी और उसके जुर्मों से, फिर देखेंगे कि कैसे जस्टिस सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ, तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के पीछे का सच जानेंगे और आखिर में उस एक सवाल का सामना करेंगे जो आज भी सबको परेशान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी कि फैक्ट से। किसी भी दावे या आरोप पर जाने से पहले यह जरूरी है कि हम इस केस की बुनियाद को समझें, वो बातें जिन पर कोई सवाल नहीं है। दुनिया की नज़रों में जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर और पावरफुल फाइनेंसर था, लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही घिनौना सच छिपा हुआ था। नाबालिग लड़कियों का एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क जिसे वो सालों से चला रहा था। और वो ये सब अकेले नहीं कर रहा था, उसकी सबसे करीबी साथी थी घिसलीन मैक्सवेल, इस पूरे खौफनाक ऑपरेशन की एक बहुत ही अहम कड़ी। उसे जो 2021 में सजा हुई, वो इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, एक सोची समझी साजिश। तो सवाल ये उठता है जो पीड़ितों से लेकर आम लोगों तक सबको परेशान करता है, आखिर कोई इंसान इतने सालों तक इतने घिनौने अपराध करता कैसे रह सकता है? इसका जवाब हमारे अपने जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी में छुपा है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताती है। देखिए, 2005 में उस पर पहली बार फ्लोरिडा में कई नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा, लेकिन 2008 में उसे एक ऐसी सीक्रेट प्ली डील मिल गई जो बहुत ही नरम थी, सिर्फ 13 महीने की सजा। और इस डील ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके साथियों को भी बचा लिया। फिर 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। एक उम्मीद जगी, पर अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। आधिकारिक तौर पर इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन लापरवाही के आरोपों ने शक को और गहरा कर दिया। और इस 2008 की डील को हल्के में मत लीजिए, इसे अमेरिकी जस्टिस सिस्टम के इतिहास की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक माना जाता है, एक शर्मनाक चैप्टर। इसी डील की वजह से एप्स्टीन को दशकों तक अपने जुर्म जारी रखने का मौका मिला और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। ठीक है, तो अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र हर कोई करता है, द एप्स्टीन फाइल्स। ये शब्द लगभग एक मिथक जैसा बन गया है, पर यह असल में है क्या? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जब भी लोग फाइल्स की बात करते हैं तो वो असल में कई अलग अलग चीजों का जिक्र कर रहे होते हैं, जैसे कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, पीड़ितों की गवाहियां, उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, ईमेल रिकॉर्ड्स और सिविल केस में पेश किए गए सबूत। सबसे जरूरी बात, ये कोई एक दोषी लोगों की लिस्ट नहीं है। और यहीं पर वो सबसे क्रूशियल बात आती है जिससे हमें याद रखना है। इन दस्तावेजों में किसी का नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपराधी है। सोचिए, किसी का नंबर आपकी फोन बुक में होने से आप उसके किए गए किसी जुर्म में शामिल नहीं हो जाते। बस वही लॉजिक यहां भी लगता है। एसोसिएशन किसी जुर्म का सबूत नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ सबसे हाई प्रोफाइल नामों पर नजर डालते हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं। हम यहां सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देंगे कि क्या बातें डॉक्यूमेंटेड हैं और क्या सिर्फ दावे या अटकलें हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनका नाम अक्सर सामने आता है। फैक्ट यह है कि उनका नाम फ्लाइट लॉग्स में है और उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन पर कई बार सफर किया था। लेकिन यहां यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा है और ना ही किसी पीड़ित ने अदालत में उन पर कोई आरोप लगाया है। अब प्रिंस एंड्रू का मामला ये बिल्कुल अलग है। यहां एक पीड़ित वर्जीनिया गिफ्रे ने उन पर सीधा आरोप लगाया। एक तस्वीर भी है जो काफी विवादों में रही। हालांकि उन्होंने 2022 में इस सिविल केस को सेटल कर लिया, लेकिन इस सेटलमेंट में उन्होंने कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया।
ये एप्स्टीन से जुड़ा अब तक का सबसे मजबूत हाई प्रोफाइल केस माना जाता है। मतलब सबूतों और कानूनी एक्शन के लिहाज से प्रिंस एंड्रू का मामला बाकी सबसे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो 1990 के दशक में एप्स्टीन को जानते थे, उनकी मुलाकातें होती थीं, उस दौर की तस्वीरें भी हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें बहुत अलग हैं। ट्रंप ने बाद में एप्स्टीन को अपने मारे-लागो क्लब से बैन कर दिया था। उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन पर कभी सफर नहीं किया और किसी भी पीड़ित ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। और बस साफ साफ बताने के लिए कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाकर इस मामले में घसीटा गया है, जैसे कि जो बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो। इनके नाम एप्स्टीन के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं हैं। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर इतने सारे पावरफुल लोग एप्स्टीन की दुनिया का हिस्सा थे, तो फिर गिस्लीन मैक्सवेल के अलावा और गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुईं? इसका जवाब कई कानूनी और प्रैक्टिकल वजहों में छिपा है। कई मामलों में कानून की समय सीमा, मतलब स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस, खत्म हो चुकी थी। एप्स्टीन की मौत से जो मेन मुकदमा था वो ही खत्म हो गया। सबूत अक्सर सीधे नहीं बल्कि सर्कमस्टेंशियल थे, और जाहिर है पावरफुल लोगों की लीगल टीमें भी आरोपों को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हम पक्के तौर पर क्या जानते हैं और क्या सिर्फ अटकलें या मिथक हैं। तो ये है निचोड़। मिथक ये है कि फाइल्स में मौजूद हर नाम दोषी है। सच ये है कि एप्स्टीन एक कन्फर्म्ड सेक्स ट्रैफिकिंग था। मिथक ये है कि कोई छिपी हुई लिस्ट है जो सब कुछ साबित कर देगी। सच ये है कि घिस्लीन मैक्सवेल एक सजायाफ्ता सह षड्यंत्रकारी है। सच ये भी है कि कई पावरफुल लोग एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रिंस एंड्रयू को ही गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और आखिर में हम इसी एक परेशान करने वाले सच के साथ रह जाते हैं। जब इस साजिश के मुख्य किरदार या तो मर चुके हैं या जेल में हैं, तो क्या उनके पूरे नेटवर्क का